नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 2014 में बीजेपी को अपार कामयाबी मिली। जनवरी की शुरुआत से लेकर दिसंबर के आखिर तक नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कई कामयाबी दिलाई। मोदी का विजय रथ चलता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को कई सौगातें देते रहे। 2014 तो मोदी सरकार के लिए अच्छा बीता, लेकिन 2015 में मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं, जिसे भी मोदी सरकार को पार करना होगा। स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, ऐसी योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को विकास का भरोसा तो दिलाया है, मगर ऐसी कई चुनौतियां हैं जो मोदी सरकार के आगे रोड़ा बनकर खड़ी हुई हैं। क्या है वो चुनौतियां, उसे आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। चुनौती नंबर 1, महंगाई। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई का मुद्दा जनता के लिए सबसे अहम रहा। खास तौर से दूसरे कार्यकाल में तो महंगाई रॉकेट की गति से बढ़ी और जनता त्राहिमाम कर उठी। अब नई सरकार के लिए चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखती है और महंगाई से निजात दिलाती है। चुनौती नंबर 2, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल। पिछले कुछ सालों से दुनिया में मंदी का माहौल है। अमेरिका समेत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस दौर में ध्वस्त होती दिखाई दी। बावजूद इसके भारत की पिछली सरकार ने मंदी का ज्यादा असर देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने दिया। अब नई सरकार को भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया का भरोसा बनाए रखने की चुनौती रहेगी। चुनौती नंबर 3, विदेशों में जमा काले धन की वापसी। देश में पिछले कुछ सालों से काले धन का हंगामा व्यापक स्तर पर चल रहा है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसी सामाजिक हस्तियां सार्वजनिक मंचों से देश का धन विदेशों से वापस लाने की मांग उठाते रहे हैं और उनका आरोप रहा है कि भ्रष्ट तरीके से कमाया गया ये काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। अगर ये धन वापस आ जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और जनता को अनेक करों से मुक्ति मिल जाएगी। नई सरकार के नेता भी ये वादा करते रहे हैं कि वे काला धन वापस लाएंगे और अब ये वादा पूरा करने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। चुनौती नंबर 4, भ्रष्टाचार पर लगाम। नई सरकार के समक्ष भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि पिछली सरकार के पतन में सबसे बड़ा हाथ घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही माना जा सकता है। चुनौती नंबर 5, सांप्रदायिकता के आरोपों से बचाव। मोदी सरकार पर सबसे बड़ा खतरा तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई है, खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए 2014 बहुत अच्छा साबित हुआ। इतना अच्छा शायद बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। सत्ता में है एनडीए और चुनौतियां भी कई सारी हैं। तो नया साल, नई चुनौतियां और किस तरीके से सरकार इन चुनौतियों से पार पा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय हमारे मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी मौजूद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा चंद्रशेखर जी आपसे है। नया साल शुरू हुआ है, चुनौतियां भी ढेर सारी हैं सरकार के सामने, और अगर इसमें सबसे पहले चुनौती की बात करें तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई से निजात नहीं मिल पाई है जनता को, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस नववर्ष की बधाई देता हूं सभी लोगों को जी। जहां तक चुनौती की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर आप जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मेरा ये मानना है कि महंगाई कम हुई है। आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात कहते हैं महंगाई कम हुई है तो आप बात करना शुरू करते हैं कि भाई
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम कम हुआ तो ये महंगाई कम लग रही है। लेकिन आप अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की अगर बात करें तो आज रिसेशन का टाइम चल रहा है, और ऐसे रिसेशन के टाइम में पूरे विश्व को और अपने को साथ लेकर के चलने की जो स्थिति है हमारी, उन दोनों को मिलाकर के महंगाई पर काबू करना एक चुनौती का काम है। जो लास्ट टाइम हम लोगों की फसल या जो भी कुछ हुआ, जिसको देख करके हम लोग कहते हैं बार बार कि साहब ऑयल का दाम तो बहुत कम हो गया, लेकिन सब्जी का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है, या दालों का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जो फसलें या जितना हमारे पास भंडारण था, जिस तरह से मार्केट में वो आ पाया, उसके हिसाब से दाम कम हो पाए। लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में महंगाई कम होने वाली है। दुष्यंत जी क्या कहेंगे आप? नहीं, जो विषय है कि भाई जो चुनौतियां तो बरकरार हैं। आपने बहुत सारी बातें यहाँ गिनवाई भी हैं, और कुछ हमने पहली चुनौती ली है, महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई से त्रस्त है जनता, आपकी सरकार रही उसमें भी निजात नहीं मिली, और आपका क्या हश्र हुआ भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर, वो आपके सामने है। देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार आई है, सरकार झूठे वादे करके आई है और इसने कुछ डिलीवर नहीं किया है। महंगाई 100 दिन में कम करने की बात कही थी, महंगाई कोई कम नहीं हुई है। जब सीज़न चल रहा है, आज अगर आप सब्जियों के भी रेट देखें तो अभी जैसे मटर का सीज़न है तो मटर जो बाज़ार में है वो 40 रुपये किलो है। इन दिनों में 10 रुपये किलो होती थी। आलू भी 20, 25, 30 रुपये किलो गलियों में बिक रहा है। और मैं एक सब्जी, 2 सब्जी का मैंने खाली बताया, आप टमाटर 40 रुपीज़ के जी है, लेकिन आप अपने आप सबका मार्केट से ले लें, जो कोई भी सब्जी सस्ती नहीं है। दूसरा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के तालमेल का मामला है, उसके लिए आपने खुद कहा कि यूपीए 2 सरकार ने हमने मंदी के दौर से बचाया, और ऑस्टेरिटी ड्राइव चला के हमने, जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिर रही थी तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी हुई थी। काले धन की वापसी का इन्होंने 100 दिन का वादा किया कि 100 दिन में बात करें तो भाई साहब मैं जरा कह दूं, 100 दिन का वादा किया, 100 दिन के अंदर काला धन तो वापस आया नहीं, और जो भी बात हुई वो भी एक जमा खर्ची हुआ, जवानी जमा खर्च हुआ, पब्लिक के साथ वहाँ भी धोखाधड़ी हुई। और भ्रष्टाचार पे लगाम की जो बात है, अब जो लोग हैं वो जब कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी भ्रष्टाचार ही है। एक एक करके आएंगे। पहले हम महंगाई की बात करें, महंगाई कम होती है आपको दिखाई दे रही है या नहीं? कोई महंगाई कम नहीं हुई है। मैं एक और बात कहूंगा, सिलेंडर अनाउंस हुआ है जो सबसे गरीबों के लिए बहुत दिक्कत होती है। मैं एक बात और कहूंगा आपसे, बिल्कुल खबर से आप रूबरू होंगे दुष्यंत जी। एक बात मैं और कहूंगा आपसे कि अपना कुछ भी नहीं है सरकार के पास में। जो कुछ है वो जो हमारी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं के इन्होंने नेम्स बदल दिए जो आपने यहाँ बताए। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी उसका नाम तो सांसद आदर्श ग्राम योजना किया। जो एक व्यक्ति एक खाता वाला मामला था हमारी सरकार का, यूपीए का, वो जनधन योजना बनाई इन्होंने। और जो भारत निर्मल अभियान था भारत सरकार का, हमारे यूपीए का, उसको इन्होंने स्वच्छता अभियान बना दिया। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया। और नॉर्थ ईस्ट, नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। मैं तो एक ही और रह गया है, मैं तो सारी बात बताई दी है आपको, आप चर्चा करते रहे, मैं भी चर्चा के लिए मौजूद हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका अपना कुछ है नहीं। इन्होंने उन्हीं हमारी जो पॉलिसी थी, उन्हीं पॉलिसी को अपने नाम रख के दोबारा से उनको पेश कर दिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि लुक ईस्ट, हमारे नरसिम्हा राव जी के टाइम में लुक ईस्ट चला था कि हम नॉर्थ ईस्ट में, हम ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनमें काम ज्यादा करेंगे। इन्होंने एक्ट ईस्ट कर दिया। सरकार कोई नाम भी काम कर रही है, उसमें आपका यही आरोप है कि जी या तो हमने किया था नया, ये तो कोई बात नहीं। अगर आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण परियोजना, उसको चेंज करके कृषि सिंचाई योजना बनाया है। राय ले लेते हैं। और एक और बात मैं अभी कह दूं, लैंड एक्विजिशन एक्ट को इन्होंने पूरी तरह डायल्यूट कर दिया है। मैं खाली इतना कह रहा हूं, 5 चीजें हैं, मैं इस पे बताऊंगा बाद में आपको। जी ठीक है। संजीव जी, चुनौती पहली हमने महंगाई की बात की, आपने देखा होगा यूपीए सरकार में महंगाई से कितनी त्रस्त थी आवाम, और अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो महंगाई को लेकर क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले थी और वैसे ही है महंगाई। पेट्रोल के दामों में जरूर थोड़ी बहुत गिरावट आई है, तो और वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आई है। मोदी सरकार ने 7 महीने हो चुके हैं, महंगाई में कुछ नहीं, भ्रष्टाचार वैसे का वैसे ही है, काले धन वाला मुद्दा है वैसे ही का वैसे ही, कुछ नहीं होना है। तो सवाल जो ये अभी तक कांग्रेस ने काफी टाइम शासन किया है तो उसकी सबके सामने है, भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला। अब आप देखिएगा जो
तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अगर ये बोलते भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे तो बात ज्यादा रही थी। भाई अभी तक उनको मौका मिला, उन्होंने अपने सारे भ्रष्टाचार दिखाए। अब आप देखिएगा आते आते आने वाले समय में क्या होगा। अभी तो 7 महीने हैं, अभी तो बिल्कुल जीरो हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए के नक्शे कदम पर बीजेपी नहीं, चल रही कोशिश है, क्या, अरे वही है ही है, उसमें क्या, वो सिर्फ कुर्सी बदल गई है, वहां पर कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं आया है। अभी आप देखिएगा तो 7 महीने हो गए हैं। अभी आप देखिएगा 2015 में अभी आने वाला है दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। इन्होंने संजीव जी, एक सवाल फिर यहाँ पर ये उठता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कुर्सी पर दूसरा चेहरा आकर बैठ गया है, दूसरे चेहरे आ गए हैं, कुर्सियां वही है, हालात वही हैं, तो जनता तो जागरूक है। अगर यही होता तो फिर यूपी का ये हश्र नहीं होता। आप बिल्कुल भाई जनता के पास 2 ऑप्शन, वो जाए तो कहां जाए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अभी तक का उधर रहे। अब आप भाई वो कहां जाए, एक तरफ उनको देखा, अब इनको मौका दिया है, वो भी देख लेगी, यही तो हो रहा है। अगर कोई एक तीसरा अच्छा सा विकल्प आ जाता तो वो जरूर जो है, लेकिन विकल्प के रूप में आप थे, लेकिन आपको स्वीकारा नहीं। हमको जितना जो है मौका मिला दिल्ली में हमने करके दिखाया। हम देशव्यापी स्तर पर नहीं करने जा रहे थे। आपने फाइट की, बिल्कुल हम कोई प्रधानमंत्री की रेस में आम आदमी पार्टी नहीं थी। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं थी। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक स्वच्छ राजनीति, सही राजनीति, ये मकसद था और ये आज भी मकसद है। कोई ये नहीं कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे थे केंद्र में। नहीं, आपका जो मकसद था, नहीं मकसद क्या था, आ चुका है। ये मकसद आम आदमी पार्टी का। जी विपनेश जी, मैं एक बात कहता हूँ, संजीव भाई जो बात कह रहे हैं, पहली बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट थी, ये लोग भ्रष्ट होंगे, मतलब ये दिमाग लगा रहे हैं कि शायद होंगे। अरे साहब, अभी तक कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं है। मध्य प्रदेश में आए दिन होता है, मध्य प्रदेश में पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं। मैं बात कहता हूँ, हर हफ्ते हर 10 दिन में धन कुबेर वहीं से निकल रहे हैं साहब। आप देखिए जरा उठा करके, ये जो तथाकथित जो लिस्ट है आपको दी थी ना, भ्रष्टाचार के आरोपियों की लिस्ट एक पकड़ा दी थी और फिर बाद में कोर्ट में घूमते रहे माननीय केजरीवाल साहब। आपको एक जानकारी दे दूं, भ्रष्टाचार के मामले में आज जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है दिल्ली के अंदर, वो रहते तो यूपी में, चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। आप हैरान होंगे, आरटीआई लगाइए और पता करें कि वो दिल्ली के किस एड्रेस पर रहते हैं। आज तक उन्होंने 7 जगह अपना वोट चेंज कराया। दिल्ली पुलिस की आज रिपोर्ट है, हमने आरटीआई से लगाया कि वो आज कहां रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि साहब वो दिल्ली में कहीं नहीं रहते हैं। नहीं, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, भ्रष्टाचार पे बात करें। दूसरी बात, महंगाई की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, कि इस सीजन के अंदर या इससे पहले 5 सीजन के अंदर महंगाई का स्तर कहां था? ये कह रहे मटर का सीजन था साहब, मटर इतने महंगे थे। आज चाहे ये बात कर रहे हो पेट्रोल का दाम सस्ता हुआ है, क्या पहले पेट्रोल का दाम कम ज्यादा नहीं होता था? कब इन्होंने कम कर दिया? आज 11 से 12 रुपए कम हुआ। कुछ तो स्वीकार, मैं कह रहा हूं, देखिए ये अच्छा हो रहा है। डीजल का दाम कम हुआ। गृहिणी के लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात थी कि गैस का सिलेंडर का मामला था, गैस सिलेंडर कम हुआ। आज बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आने वाले समय धीरे धीरे होंगी। आप अभी तक ऐसा मन बना लें, जो 60 सालों में सत्यानाश हुआ है, आप चाहते हैं कि 6 महीने में वो सब चीजें बदल जाएं जादू की तरह। आप बार बार कहते हैं कि साहब काला धन नहीं आया, बार बार ये बात हो रही, काला धन नहीं आया। काला धन के लिए गवर्नमेंट कोर्ट कहती रह गई कि साहब एसआईटी का गठन कर लीजिए। कांग्रेस को 2 बार लताड़ लगाई, कांग्रेस सरकार चली गई, नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आई और एसआईटी का गठन हुआ, गठन होगी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से काला धन की बात हो रही थी, गवर्नमेंट ने यह कहा कि साहब हम ये लिस्ट कहां दें, कोर्ट ने कहा हमको दीजिए, क्योंकि उसको उजागर करने में बहुत सारी ऐसे कानूनी पेच थे जिसको उजागर करने में दिक्कत आ रही थी। कोर्ट ने कहा हमको दीजिए, हमने दे दिया कोर्ट के। जिस चीज के अंदर कोर्ट का दखल है और सिस्टम से काम हो रहा है, आ रहे दुष्यंत जी, उसमें मुझे नहीं लगता कि आप उन बातों को कहते हैं कि सही साहब हमने जो चीजें बिगाड़ रखी है उसको मैं एक दिन में ठीक कर दें। एक पॉइंट को क्लियर करें कि महंगाई को लेकर मानना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का कि कुछ फर्क नहीं आया है, और हमने जनता की बाइट भी सुनी है चंद्रशेखर जी, उनका भी यही मानना है कि महंगाई कोई खास कम नहीं। आप कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में शायद। अरे आप ये दोनों आदमी ये मान रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल और गैस का दाम कम हुआ है, तो ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। क्या इसको महंगाई में नहीं गिनेंगे आप इसको भी गिनिए। लेकिन हाँ, व्यवस्था है, धीरे धीरे ये सब चीजें आ रही हैं कंट्रोल में। मैंने आपसे कहा कृषि पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से, कृषि मंत्रालय ने जहां हमारे पास एफसीआई गोडाउन का कमी थी, एक बार में नए गोडाउन बनाए गए हैं जिसके अंदर हमारा 25 से 30%
चला जाता था कैटल फीड के अंदर, उसको रोकने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो सब्जियों के दाम जो बढ़ते थे हर बार कि सीजन में सब्जी खत्म हो गई, सब आलू गायब हो गया, टमाटर गायब हो गया, प्याज गायब हो गया। सबसे बड़ी चुनौती यही है, इसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने बाकायदा इस पे काम किया है और आप महसूस करेंगे 1 साल के अंदर चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, जिससे कि हम इस व्यवस्था को पकड़ गए। क्योंकि बुनियादी चीज क्या है, बुनियादी चीज है कि उनका संरक्षण नहीं कर पाते थे हम उन चीजों को, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यही कमी जो है वो यूपीए सरकार में देखने को मिली, क्योंकि अनाज सड़ता रहता था लेकिन गोडाउन नहीं होते थे। मेरे बड़े भाई ने कहा कि साहब ये योजना हमने बनाई थी, ये योजना हमने बनाई। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप ये बात कहते हैं कि इस चैनल में आने का रास्ता यहां से, तो बिल्कुल ये आने का, कोई आना तो चाहे, आप योजनाओं की घोषणा कर दें, ये अलग बात है, लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? अमल तो कोई कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उस पर अमल करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा, कोशिश होती नजर आ रही है। चंद्रशेखर जी का ऐसा कहना है। दुष्यंत जी, आप बहुत उतावले हो रहे हैं कहने के लिए। एक महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, काले धन पे जिस तरीके से कुछ लिस्ट तो सामने निकल कर आई है, आपके कार्यकाल में तो वो भी नहीं आया। भ्रष्टाचार चरम पर था, महंगाई चरम पर थी, और उसका नतीजा क्या निकल कर आया वो आपने देखा। और आप 6 महीने में ही सरकार पर सवाल खड़े कर हमारे चंद्रशेखर जी ने बड़े तफसील से सारी बात कही, कोई विषय छोड़ा नहीं, और बड़े सुकून से आपने सुना, कहीं इंटरवीन भी नहीं किया और मुझसे सवाल भी नहीं किया, और उसके बाद भी आपने आरोप मुझे लगा दिए। नहीं, आरोप नहीं लगाया है मैंने। अब आप कम से कम 20 सवाल इन्होंने किए हैं। अब 20 सवालों में अगर 1 सेकंड भी लगे तब भी 20 सेकंड चाहिए। ठीक है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि महंगाई में सबसे पहली बात तो इन्होंने पेट्रोल की बात कही। पेट्रोल डीजल में इनका क्या है, आप इसी महीने का यूपीए सरकार का टाइम उठा के देखिए, उस टाइम 142 रुपए, 140 रुपए बैरल, $140 का बैरल था। आज 72, 73, 74 का है, तो जस्ट डबल। क्या 8 रुपए कम करके क्या आधा हो गया? अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, आप सारी बातें हमारी गलत मानिए, हम तो कोई सब्जी बेच नहीं रहे, मंडी में आप ही लोग चले जाइए ना। मैंने तो 2 ही सब्जी गए थे, यहाँ और भी लोग बैठे हैं, आप फोन लगा के पूछ लीजिए। 15 रुपीज पाव के हिसाब से, 15 रुपए पाव के हिसाब से सब्जी बिक रही है। आज मेथी जो है वो बाजार में 50 रुपए किलो है, ये सीजन है। मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कोई अगर आप आरोपों से भरी सरकार को करता है चैनल तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मार्केट का सर्वे तो कर लें। मार्केट में महंगाई चरम पे है, लोग ये कह रहे हैं कि जिन सब्जियों का सीजन है वो सारी सब्जी महंगी है। अब वो कांग्रेस ने की है या किसने की है वो भी आप लोग तय करिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पेट्रोल में इनका कुछ नहीं है, डीजल में इनका कुछ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके भाग से छींका टूटा। चलो इन्होंने ही कम कर दिया, अगर आप चैनल ये मानता है और देश की जनता, दुनिया की जनता ये मानती है तो वो भी ठीक है। अब आप एक तीसरी बात और बताइए, मैंने सारी योजनाएं गिनाई, एक योजना तो बताइए जो इन्होंने रीपैकेज नहीं किया। मनरेगा से अच्छी कोई योजना थी जिसको इन्होंने क्या नाम दिया मालूम है आपको? इन्होंने नाम दिया कृषि सिंचाई योजना। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको 6 योजनाएं बताई हैं, 6 योजनाओं में कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिस योजना को इन्होंने पैकेज अपने नाम से ना किया हो। और आज की डेट में 7 महीने में, ये भी आपने हमें बुलाया इसलिए हम आ गए, हमसे सवाल कर रहे हैं तो इसलिए आंसर दे रहे हैं। अगर आप नहीं बुलाते तो आते भी नहीं और सवाल का आंसर भी नहीं देते। ऐसा है, मोदी साहब जो कह के आए, अगर 100 दिन कहा तो उन्होंने कहा महंगाई 100 दिन में कम करेंगे, अगर कहा 100 दिन के काला धन वापस लाएंगे तो उन्होंने ही कहा, हमने नहीं कहा। और अगर उसके बावजूद आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि हम क्यों पूछ रहे हैं, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर देश की जनता और आप इनको बरी करते हैं तो ये बरी, लेकिन ऐसा है, देश के साथ में विश्वासघात करने वाले का हर्ष अच्छा नहीं होता है। आज 7 महीने में कम से कम जो वादे इन्होंने किए, जो 100 दिन के किए, 3 दिन के किए या 6 महीने के किए, उन पे कम से कम इनको ईमानदारी से बिहेव करना चाहिए, ईमानदारी से इनको आंसर करना चाहिए। नहीं वो ठीक है, आप अच्छी पैरोकारी आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप ठीक है। चंद्रशेखर जी मैं आ रही हूँ। संजीव जी, जब से सरकार आई है एनडीए की सत्ता में, तब से काले धन को लेकर ठीक है, इन्होंने जो वादा किया, विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं, मगर कुछ तो एक्टिविटी हुई इस पर, ये तो मानते हैं आप? एक सेकंड, वो जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट है, वो हमारे यूपीए के टाइम की लिस्ट है जिसको पेश किया है उन्होंने, और हम पेश कर चुके थे उसको आपके पास। नहीं मैं बता दूं ना, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन। और महंगाई को लेकर मान रहे हैं कि ठीक है, पेट्रोल में अप डाउन हो रहा है और इस पर कोशिशें जारी हैं, गोडाउन वगैरह बन रहे हैं ताकि ऑफ सीजन भी
उस तरीके से नियंत्रित किया जाए स्थिति। एक आध जगह ही बताया ना कहाँ शुरुआत हुई है, जो या इन्होंने जगह इंडिकेट की है। जो ये मुहावरे हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो ये वही सब, इसका क्या महत्व है आपने बताइए। कुछ तो हुआ है, उसका क्या रिजल्ट होगा। और ये रही बात जो विश्वासघात वाली, इसका सीधा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा था, जो कहा वो तो इन्होंने किया ही नहीं कि साहब वो नेचुरली करप्ट पार्टी है, उसका साहब उसको हटाइए, और उन्हीं से सहयोग लिया। मेरा कहने का मतलब है कि जो बात कहते हैं कम से कम उसमें अमल तो करिए। तमाम ऐसी चीजें हैं अभी जनता को नहीं मालूम है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो भी रहा है, कुछ परिवर्तन हो भी रहा है, तो देयर इज ए क्लास इन द कंट्री, सिर्फ उसके लिए हो रहा है, उस पर्टिकुलर क्लास का उसमें बेनिफिट हो रहा है, उसका अच्छा है। लेकिन देयर इज नो बेनिफिट फॉर द कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए उसकी स्थिति जैसी थी और उससे भी मैं तो कह रहा हूं बदतर हो रही है। जो बताइए इस समय जो सीजन चल रहा है, सीजन में वो सब्जियां नहीं खरीद पा रहा है। बाकी एक अच्छे अंबानी साहब और अदानी जी के लिए तो हमेशा मिलता रहा, कभी भी खरीदिए 12 महीने में, कभी भी खरीदिए, टमाटर खरीदिए, आलू खरीदिए, उनको फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं आया है और इसका सीधा जो है अभी मुकाबला होने वाला है। अभी 1 महीने 1.25 महीने में जब भी हो जाएगा दिल्ली में। बाजार में गए, आपने भाव पता किया? अरे मुझे मालूम है, मैं जाता हूँ, मैं हर वीकेंड में जाता हूँ अपने घर के लिए सब्जी खरीद कर मैं ही लाता हूँ। हमारे पास नहीं है कि मैं किसी को भेज देता हूँ या फोन से ऑर्डर, मैं जाता हूँ, मुझे मालूम है। का भाव सुनकर आपको कुछ कठिनाई हो रही थी या कुछ हुआ है ऐसा? अरे भाई, बजट में हमें कटौती करनी पड़ती है। पहले हम मान लीजिए 4 किलो आलू लाते थे, मुझे 2 किलो आलू लाना पड़ रहा। टमाटर 4 किलो आलू? अरे कौन से सन में? कौन से सन में लाते थे? अरे हम अपने, आप ये कहिए कि कांग्रेस सरकार में इससे बहुत सस्ता था। तो आपने क्या किया, आप ये बताइए, आपने क्या किया? आते थे कब लेके आते थे? कब लेके? अरे मान लीजिए हम हफ्ते भर के लिए अपने बजट के लिए लाते हैं, तो आप सुनिए, कब लेके आते थे? कब लेकर के आते थे? ये सीजन का पिछले आप देखिए बिल्कुल, मटर है, टमाटर है, उस टाइम 10 रुपए का कहाँ जा रहे हैं? क्या कंट्रोल हुआ? कुछ नहीं हुआ, आज तो है कुछ नहीं हुआ। 2.5 किलो आलू कब कहा? अब आप आज 40 रुपीज केजी गाजर है, आप बताइए, सीजन है गाजर का। आप बताइए 80-85 रुपए किलो हरा धनिया है, आदमी 100 ग्राम भी लेगा तभी 10 रुपए का चाहिए उसको। और आप जो रॉ ओनियन है वो 60 रुपीज़ के जी है। आप कोई ले लीजिए, आप फ्रेंच बीन्स ले लीजिए 80 रुपीज़ के जी है। आप शिमला मिर्च ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, वो भी 70 रुपीज़, 79 है उसका रेट। दुष्यंत जी, बारी संजीव जी की थी, आपने बीच में ही मैं तो आपको रेट बता दिया, बोलना ही बंद करा दिया। बोलो संजीव जी, बोलो, आप अच्छी तरह बोलो। भाई सवाल ये है, जो बातें हैं वो तो सबके सामने है। अब हमारे ख्याल से चंद्रशेखर जी बाजार नहीं जा रहे हैं या क्या है, ये इनको भी तो मालूम होगा। हम कोई अपने घर की रिपोर्ट तो दे नहीं रहे, मार्केट के हाल है, आप कोई भी भेज सकते हैं। वही उन्होंने कहा, आप अपने किसी स्टाफ आप भेजिए, देखिए मार्केट की क्या हाल है। संजीव जी, जो हालत खराब चल रही है। संजीव जी और हमारे मित्र जो बैठे हैं उन दोनों आदमी से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई मैं, आप या दुष्यंत जी के लिए तो नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए महंगाई है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो मैं, आप और दुष्यंत जी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और पिछले 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, अगर उसने विश्वास खोया होता तो निश्चित रूप से अब जिस तरह से हरियाणा, बिल्कुल, महाराष्ट्र, अपने आप में राजस्थान, जहां जहां आपकी सरकारें थी, वो जनता ने चुन के दिया है। और जम्मू कश्मीर में करिश्मा वो जनता ने चुन कर दिया है। वो उन लोगों को विश्वास है कि जो भ्रष्ट सरकार हमारे, आप मुझे मौका दें तो सवाल किए तो मैं बिल्कुल आपको बात कर रहा हूं। ये मेरा कहने से, आपके कहने से या विपनेश जी के कहने का मामला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पिछले 7 महीने में, मैं तो बात कर रहा हूं अभी 2 महीने पहले की, अगर महंगाई की बात कर रहे हैं आप, काम देखने की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? क्या आपको समझते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक बेवकूफ है जो इतना बातों में आगे दे रही है? चंद्रशेखर जी जरा उसका आंसर है। नहीं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा है, उस चर्चा में, ठीक है, चर्चा में आप ये भी शामिल करें। एक मिनट संजीव जी, मेरा सवाल ये था कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से 3 मुद्दे हमने अभी उठाए हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन। इन पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और यूपी सरकार की बात करें तो इन दोनों में आप कंपैरिजन करते हैं तो कितना फर्क नजर आ रहा है? क्या कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये सपने, मोदी जी का सपना लोगों को दिखाया जा रहा है कि साहब हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। अगर होगा भी तो शायद 2019 के पहले कुछ थोड़ा सा कुछ जो है उतार जो है दिखाएगा। अभी तो ये ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि 2019 से पहले? अभी तो चढ़ाव हो रहा है ना, अभी कहाँ उतार हो रहा है? आप उतार चढ़ाव की बात करें, अभी सब जगह चढ़ाव हो रहा है। अभी आप देखिएगा, इसका सही जो है जो इम्तिहान होगा अब होगा। इस इम्तिहान के बाद जो आने वाला है महीने भर बाद, ये जो है टर्निंग पॉइंट हैगा और इसी से सब पता चल जाएगा कि कहां पर विजय रथ जो आपका बता रहे हैं जो चल रहा है, डगमग जम्मू कश्मीर में भी कर रहा है, महाराष्ट्र में भी किस तरीके से बैसाखी, बिल्कुल बैसाखी से आपने महाराष्ट्र में खड़ा किया, किस तरीके से आपने जो है अपने साथियों के साथ व्यवहार किया, वो छिपा हुआ नहीं है, वो सब देख रहे हैं।
तो इसका चलिए नतीजा ठीक दिल्ली है, में बिल्कुल चर्चा हमारी इसी पर जारी है कि नया साल शुरू हुआ है 2015, चुनौतियां ढेर सारी हैं सरकार के सामने और जनता ने वोट भी इसी उम्मीद से दिए हैं बीजेपी को। बहुमत में आई, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला और उम्मीद भी यही कि बीजेपी कुछ भला करेगी, एनडीए कुछ भला करेगी और तमाम जो समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ है उससे कुछ हद तक तो राहत सरकार देगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। पानी मंगवा नया साल नई चुनौतियां, इसी पर हमारी चर्चा जारी है और सवाल जवाब के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, अगर सांप्रदायिकता की बात करें, एक ये अपने आप में एक ऐसा गंभीर विषय है जिसकी आग में देश चला है, लेकिन तमाम जो सियासी पार्टियां हैं इसका पीछा नहीं छूट रही है। हर बार किसी न किसी रूप में इस मुद्दे को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये आपके ऊपर भी दायित्व बनता था लेकिन आपने शायद उस तरीके से निभाया नहीं। अब बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर जिम्मेदारी आई है, उम्मीद है कि वो कुछ समाधान इसका निकालेंगे। क्या कहना है आपका? मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि जब यूपीए की सरकार थी उस सरकार में क्या मंत्री इतने उद्दंड थे या मेंबर पार्लियामेंट इस तरह का बिहेव करते थे कि जिस तरह की ये सरकार, वर्तमान सरकार के लोग कर रहे हैं? यहाँ हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई एमपी ऐसा भड़काऊ भाषण देता है या कभी कहता है नहीं, यहाँ पर एक सवाल मैं खड़ा करूंगी, अगर आपके नेताओं की लिस्ट गिनाई जाए तो वो भी बहुत लंबी निकलेगी। मुझे मालूम है आपके पास में लिस्ट होगी, आपके पास, हमारे पास में, सुन लीजिए मैं बताता हूँ, आपके पास में हमारे नेताओं की लिस्ट होगी। फिलहाल तो आप उनकी लिस्ट दो ना जो बीजेपी वाले हैं। नहीं, उनकी भी है, उनकी तो आप दोनों वर्तमान में। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरा दूसरा सामुदायिक पार्टी कौन है, सामुदायिकता फैलाते कौन है? मुझे जहां जहां चुनाव होगा ये पहले सामुदायिकता फैलाते हैं। और अभी दिल्ली का निपटा है, मुजफ्फरनगर का निपटा है, हर जगह हर प्रदेश में ये यही काम करते हैं। दूसरा, इससे पहले एक और सवाल मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे भैया बीजेपी के चंद्रशेखर राय साहब बोल रहे थे कि जी वो हम जो है जो कहते हैं हमने वही किया, हमारा जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा रहा, हमारा झारखंड, हाँ ठीक है बहुत अच्छा रहा है। आपने ही बड़ी तारीफ की, आपने कहा इनको जम्मू कश्मीर में तो इतना अच्छा मिला, क्या इतना कहीं नहीं मिला? भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने जो वर्ड्स कहे थे अपने वर्ड्स को जरा ध्यान करो। आपने कहा था फॉर्मूला 44 जम्मू में मिला, कश्मीर में कुछ नहीं मिला, लद्दाख में कुछ नहीं मिला, खाली जम्मू में मिला। 44 का था, आपने 60 का फार्मूला आपका वहां था झारखंड में, वहां आपको जो भी मिला 37 मिला, बाकी एलाइज में करके आपको 42 या 43 हो गया, सरकार आपकी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब है क्या कमिटमेंट का कोई अर्थ है? अगर उसका कोई मीन है तो ठीक है, और अगर उसका कोई मीन नहीं, अगर आप लोगों को जनता बरी करते हैं तो हमारी तरफ से भी बरी है। मैं दुष्यंत जी आपकी बात का जवाब देता हूं। चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है किसी भी स्टेट में, उसका क्या टारगेट होता है? क्या आपने कोई चुनाव 10 सीटों के लिए लड़ा था क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, अगर बहुमत के लिए 44 चाहिए तो टारगेट 44 से सेट होगा, ये तो इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। झारखंड की बात कर रहे हो, आप सरकार में बैठे थे, आप राजस्थान में बैठे थे, आप कहां रह गए? 41 सीटों पे आके रह गए। तो हमने अगर मान लीजिए लोकसभा सीटों में हमने 272 का आंकड़ा किया था तो हमने अचीव किया। जम्मू कश्मीर में जरूर हम जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतनी नहीं आ पाई, लेकिन हमने कहा कि सरकार हम बनाएंगे, निश्चित रूप से बना रहे। क्या आपने चुनाव लड़ते समय आपने सोचा था कि आप रहेंगे? क्या खाली आप ये बताइए। अगर और फिर दूसरी चीज, एक सेकंड आप फिर पूरी बात करो, उसी में आंसर है, पूरी बात कर लो। मैं एक बार पूरी बात कर, अगर बांटे खाली जम्मू में मिला, कश्मीर में कहीं कोई रिफॉर्म जीरो, पूरी बात 4 सीट में से जीरो क्यों नहीं मिला? मैं पूरी बात जवाब दे, आप पूरे प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन तो बताइए, खाली जम्मू। मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपको देना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की इस बार जीत हासिल करी जम्मू कश्मीर में, वो आपको हैरानी होगी कि आप 60 सालों से लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही थी, पीडीपी लड़ रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत सी सीटों पर पहली बार झंडा उठाने वाला व्यक्ति मिला है। और यह जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वहां पर। तो ये हमारी उपलब्धि है कि नहीं है? नहीं, ये दूसरी बात, आपकी उपलब्धि, मैं आपसे बात कहा कुछ और हुआ कुछ और। 60, अरे भाई आप मेरे कहने पर, हमने अपना टारगेट, मैं आपकी पार्टी कहने में जा रहा हूं, आपने थोड़ी 44 टारगेट में आपसे 3 गुना ज्यादा है और आप उससे परेशान हो रहे कि हम पूरा नहीं कर पाए। ये कोई विषय नहीं। मैंने सवाल ये नहीं पूछा था, जहां पर ये जो
बहस शुरू आप हुई। जिन बातों की सवाल बात मेरा कर रहे ये हैं, था आपने कि कहा बीजेपी पर सांप्रदायिकता के आरोप, मोदी सरकार पर सांप्रदायिकता के अनेकों आरोप लगे, जिससे छुटकारा पाना है और समाज में इस तरीके के इस मुद्दे पर खासकर दंगे फसाद ना हो, ऐसी आवाजें ना उठे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है मेरा। क्या चुनौती मैं इसका जवाब दूं या बिल्कुल दुष्यंत जी का? बिल्कुल चंद्रशेखर जी आपसे। देखिए, जैसा कि दुष्यंत जी ने पहले कहा, क्योंकि मैं उनकी बात का जवाब इसलिए देता हूँ वो रह ना जाए बात, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। दुष्यंत जी ने कहा कि इनके मंत्री या इनके पार्टी के लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। सांप्रदायिकता के मामले में एक सिंगल मंत्री ने नहीं बोला है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सांप्रदायिक मतलब क्या। आज तक कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 60 सालों में समुदाय विशेष को लेकर के राजनीति करती रही है, और उन्होंने करा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के समुदाय विशेष की बोली जनता को मात्र डराया है। आज जब हम बहुत बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, देश भर की बात करते हैं, मैं निश्चित रूप से, मुझे खुद दुख होता है, मैं पार्टी की तरफ से ये बात करने को तैयार बैठा हूं कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है कि समुदाय विशेष को लेकर कोई भी व्यक्ति बोलता है, चाहे वो सरकार में बैठा हो या किसी संगठन में बैठा हो, उसके लिए हम खुद दुख व्यक्त करते हैं और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसके लिए बात कही है। दुख व्यक्त दूसरी बात ये महत्वपूर्ण सवाल दूसरी बात कह रहा हूं, सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ। ठीक है, आपने कहा कि हमारे किसी मंत्री ने नहीं बोला, एक बात आपके सांसद बोले हैं, अभी मैं बात खत्म करनी, मंत्री ने नहीं बोला है, मंत्री ने गाली दी है, रंजना ज्योति ने हरामजादे कहा है, सबने सुना है, आपका मिनिस्टर नहीं है, वो उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए माफी मांगी है, अगर वो नहीं बोली तो गाली कहाँ हुआ। बयान सबने सुना है और बकायदा सुना है, वो मिनिस्टर है भाई, और ऐसे शब्दों का आप नेशनल चैनल पर इस्तेमाल, नेशनल मिनिस्टर बोल रहा है, मैं तो बोला है जो गाली उन्होंने दी है, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री भाई मैं आपकी बेबाकी की दाद देता हूँ, आप सब कुछ होने के बावजूद जो आप डिफेंड कर रहे हैं, आप वाकई काबिले तारीफ है। अगर वो इतनी स्वच्छ पार्टी है, इतनी सब बात पार्टी है, तो किसी मेंबर पार्लियामेंट ने भी कोई बयान नहीं दिया है, ना कोई सामुदायिक बात कही है, पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और देश में क्या दुनिया में मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलते तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने अपने सीधे तौर से स्पष्ट किया है, और इसकी खबर बाकायदा अखबारों में और मीडिया के अंदर आई है कि उन्होंने ताकीद करी कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और मेरे को जो लगता है कि भविष्य में इस तरह की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे पर चुन करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे में लड़ाई लड़ी है, और निश्चित रूप से लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इतने बड़े हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जो राजनीति रही समुदाय विशेष पे लगातार होती रही, आज ये घटनाएं निश्चित रूप से सबको तकलीफ दे रही है, हमें भी तकलीफ दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे ये बात कही है, और पिछले कुछ समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में सरकार का कोई नुमाइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। सरकार का नुमाइंदा ठीक है नहीं करेगा, इस बात को हम मान लेते हैं, मगर अभी तो कंट्रोल में नहीं है। जिस तरीके से पीएम ने कहा कि ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए, लेकिन नहीं बच रहे हैं, लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा सवाल चंद्रशेखर जी ये है कि आपकी सरकार है, ठीक है, और अगर देश में ऐसी कुछ होती है, ऊंच नीच घटना ऐसी होती है इस मुद्दे को लेकर, चाहे और संगठन है, वहां पर भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वहां पर उनको शांत कराया जाए और ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, उसका समाधान निकाला जाए। मात्र ये कहने देने से कि हमारे नेता हमारे सांसद ने कोई स्टेटमेंट दी, इससे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित रूप से कोई भी इस तरह की घटना घटती है, जहां हमारी सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति अगर बोल रहा, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको टाइट करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और इस पर निश्चित रूप से होगा। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो भारतीय संस्कृति के अंदर एक नया बदलाव आया है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं कोई बात इतनी बड़ी हो जाती है। लंबे समय से बहुत से ऐसे भारत के नेता हैं जो दूसरे समुदाय के हैं, कुछ भी बोलने पर कहीं भी जो कोई फतवा जारी कर रहा है, कहीं से कुछ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं पिछले 60 साल में कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। आज सो कॉल्ड सेकुलर लोग इकट्ठे होकर के एक विवाद को बड़ा करते हैं, मीडिया उसको हाइप करता है, और देश भर में इसकी चर्चा होती है। मैं समझता हूं ये चीजें उतनी बड़ी नहीं है। के मीडिया पर आरोप कैसे आ जाता है चंद्रशेखर जी? आपसे मीडिया पर ही आरोप लगा, मीडिया वही दिखाता है जो हो रहा होता है। क्या कह रहा हूं, अगर कहीं से चिंगारी छूटी है तो वही मीडिया दिखाएगा ना, खबर कहीं ना निकल कर आई है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि पिछले 60 वर्षों में हमने जो मैंने बात कही, क्या इससे पहले किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी आपने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है कांग्रेस के बड़े नेताओं की जिन्होंने ये बातें बोली हैं, ठीक है साहब बोली हैं, तो क्या उस समय इतना बड़ा बवाल होता था?
पर चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, ये जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, ये तो परंपरा पुरानी है कि अगर किसी की भी पार्टी सत्ता में रहे, विपक्षी इस तरीके से करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, कोई अछूता नहीं है। परिभाषा बड़ी बदल गई है। जी संजीव, सेकुलर, एक मिनट संजीव भाई, मैं पूरी बात कर लूं। सेकुलर पर इसकी परिभाषा क्या बदल गई? जो भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़ा व्यक्ति है वो तो हो गया कम्युनल, और आज मेरे ही एजेंडे से निकल के कोई आदमी दूसरी जगह बैठ जाता है, वो सेकुलर हो जाता है। आप धर्म विशेष का कोई नाम लेकर कोई बात कहे तो आप सेकुलर कहलाते हैं, दूसरा आदमी कोई बात करता है वो कम्युनल हो जाता है। ये जो परिपाटी, इसको बदलना है। विकास के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ये जिस तरह से संसद रोकी गई है इन मुद्दों पर, ये कहीं ना कहीं ये दिखाई देता था कि नहीं साहब, हम इसको रोक के रखेंगे, इसको काम नहीं करने देंगे, और ये रोका गया। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा था जिसके लिए रोका गया, जहां प्रधानमंत्री के बाद नहीं, अगर आपके नेता भी कुछ संयम रखते शब्दों पर तो इतना बवाल नहीं होता, विपक्षियों को मुद्दा नहीं मिलता। इसके लिए गृह मंत्री ने अपना बयान दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ने बयान दिया। देखिए, सवाल ऐसा है ना कि मोदी साहब प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हैं और वो बात तो जो करते हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल में आपके जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर उनका इशारा, अगर उनका वो ना हो तो आप एक एक नाम में गिराता हूं। उन्नाव के सांसद हैं आपके साक्षी महाराज, गोरखपुर के हैं आदित्यनाथ, गिरिराज किशोर हैं, बिहार से आते हैं, फतेहपुर की निरंजन ज्योति हैं। इन्हें एक नाम है। अगर ये ना हो वहां से ग्रीन सिग्नल आपके वहां से, तो ये कैसे बोल दें और इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि जो कि समाज में जो है मतलब जहर उगलने वाली बात है। सबने बाद में माफी मांगनी पड़ी। तो सवाल ये है, बाद में माफी मांगनी पड़ी, आपने ऐसी क्यों माहौल पैदा किया जो लोगों ने बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका इशारा है कहीं ना कहीं से। और जो वर्तमान में इस समय घटना घट रही है, क्या कहते हैं कि एक पिक्चर के माध्यम से जो पीके फिल्म आई, उसकी तरह तरह विरोध हो रहा है, गोडसे की मूर्ति लगेगी, तो ये सब क्या है? क्या माहौल आप पैदा करने चाह रहे हैं? भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, अब गोडसे की आप मूर्ति लगाएंगे 30 जनवरी की, चारों तरफ इस तरीके की बातें हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। अब इशारा क्या है? आप क्या माहौल पैदा करने चाह रहे हैं? मैं दोनों चीज का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा एक पीके फिल्म बनी है, क्या आपने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रहा हूं, कहीं विरोध करते देखा है? और दूसरी बात, आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के राज्यों में जहां विरोध हुआ, चाहे गुजरात में विरोध हुआ है, वहां पर पकड़े गए हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। मिनिस्टर ऑफ आईएनबी का और सेंसर बोर्ड का एक बयान आया है कि हम इसको नहीं रोक लगा रहे हैं, अगर किसी को रोक लगाने का मामला हो तो कोर्ट जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात आपने क्या कहा, जिसके बारे में आप बात जो आप बता रहे हैं, गोडसे की मूर्ति, जो गोडसे की मूर्ति, इस तरीके की गोडसे की मूर्ति के बारे में फिर मैं आपको बात कर रहा हूं कि जो भी ये व्यक्ति काम कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जिस जगह पे हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और भी पॉइंट कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। चंद्रशेखर जी, सवाल बस सीधा सा है कि अब समय ऐसा है जिसके हिसाब से आपको वोट मिले हैं, जनता चाहती है कि ऐसी समस्याएं समाज में पैदा ना हो, और ये सांप्रदायिकता का जो दंश झेल रहा है समाज, उससे निजात अब सरकार दिलाए। आपको सबसे पहले वाकई में, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन से हो, कोई भी नेता हो, यहां पर कुछ ऐसा करना होगा ताकि इस तरीके की बयानबाजियां ना दी जाएं जो ऐसे मुद्दों को तूल देती हैं। ये यहाँ पर एक जिस तरीके से जनता की, चाहे आप इसको आवाज सुन लीजिए, चाहे किसी भी रूप में इसको देख लीजिए। अब आगे जो मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा है, वो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हमारे समाज की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं तमाम प्रयास करने के बावजूद। दुष्यंत जी क्या कहेंगे? तब भी सुरक्षित नहीं थी, अब भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, अहम मुद्दा है, सुरक्षा का अहम मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और वर्तमान सरकार है, उसका दायित्व बनता है कि वो सुरक्षा दे। अब हम लोग तो बाहर हैं, हमारे टाइम को तो इन्होंने, हमारे समय में तो इन लोगों ने आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं कर पाए और अब ये करने की आवश्यकता है? अब ये बात तो ये कह रहे हैं, हमने तो जितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते थे हमने किया। नहीं, आप विपक्ष में राय दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। राय हम मीडिया पे दे रहे हैं। मीडिया की हमारी राय यही है कि भाई ये जो वादे करके आए, जो आपने कहा है, मैं उसी बात को एंडोर्स करता हूँ। ये जो भी वादे करके आए, सबसे पहले उन बातों को इनको पूरा करना चाहिए। और अब टाइम 7 मंथ्स हैज गॉन, तो 7 मंथ्स में इनको कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये किसी एक मुद्दे पे भी कामयाब नहीं हुए हैं। और उसका जो मापदंड ले रहे हैं, मेजरमेंट, ये उससे ले रहे हैं, वोट से, और आप वोट से सेटिस्फाई हैं कि भाई इनके वोट्स आ रहे हैं, तो ठीक है। अगर जनता उससे, जनता का कारण है,
देखिए 7 मंथ्स हुए हैं, जनता अब कॉन्स्टेंट हुई है और मुझे लगता है कि जो इनके नंबर ऑफ वोट्स आए या नंबर ऑफ सीट्स आई हैं इन दोनों स्टेट में, इससे ये जाहिर होने लगा है कि अब वो अपवार्ड ट्रेंड रुका है, अब वो डाउनवार्ड ट्रेंड है। अब लोग सोच रहे हैं इस बात पे कि भाई ये 7 महीने में कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने खुद कहा कि 100 दिन में महंगाई कम, 100 दिन में भ्रष्टाचार कम और 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में, महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला है वो सबसे प्राइम है। सुरक्षा किसी की भी हो देश में, उसमें महिला की प्रथम सुरक्षा, बच्चों की पहली सुरक्षा, बुजुर्गों की पहली सुरक्षा और देश के नागरिक सुरक्षा का मामला। तो इनको चाहिए कि सबसे उस काम को भी सबसे पहले करें। ठीक है, जिस तरीके से देखा जाए संजीव जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से वाद विवाद हुआ है, बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, आज भी अगर याद आ जाती है तो सहम से जाते हैं लोग बहुत ज्यादा। इसी बात को प्रधानमंत्री महोदय और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष है, दोनों लोगों ने बताया है उदाहरण दे करके कि साहब हमारे गुजरात में क्या होता है, रात को 2 बजे 16 साल की बच्ची जेवर पहन करके स्कूटी से जाती है। साहब वही माहौल आप यहाँ पर भी तो पैदा करिए, दिल्ली में भी पैदा करिए वो माहौल। आपने सपने तो दिखा दिए, हाँ सब लोगों ने देखा, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर, आप वही माहौल यहाँ भी तो पैदा करिए। 7 महीने हो गए, देश में पैदा करिए। बिल्कुल बिल्कुल देश में होना चाहिए, कम से कम उसका मॉडल आप दिल्ली में तो दिखाइए। दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस आपके कंट्रोल में है। अभी इन्होंने बताया कि साहब राज्य सरकारें स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है वो राज्य का मैटर है, आप केंद्र में बैठे हुए, कम से कम दिल्ली में वातावरण अगर इस तरीके का पैदा कर देते, वही वाला कि कोई 16 साल की बच्ची स्कूटी से जा रही है, कोई उसको डर नहीं है अपना घर से, तो वो माहौल कब पैदा होगा आप बताएं, कब पैदा होगा? जी चंद्रशेखर जी। देखिए, महिला सुरक्षा मामला एक बहुत चिंताजनक मामला है निश्चित रूप से, लेकिन महिला सुरक्षा के अंदर 2-3 चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के नागरिकों की जो पिछले कुछ समय मानसिकता बदली है महिला सुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, चाहे वो तेजाब फेंकने का मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके एजुकेशन में बदलाव की जरूरत है, जो कि धीरे धीरे काम करेगी। लेकिन जैसा संजीव भाई ने कहा कि जैसे गुजरात में उनका बयान है कि 16 साल की लड़की ऐसे निकल रही, वो दिल्ली में क्यों नहीं? मैं ये मानना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें बन रही हैं, 7 महीने में कोई चीज़ अचानक नहीं बनने वाली है। हम लोग उस पर कड़ाई से पालन करने जा रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, लागू हो रही हैं और निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि चीजें बदल रही हैं। धीरे धीरे आएगा, 2019 तक आएगा, धीरे धीरे आएगा। 125 करोड़ की जनता के अंदर आप अचानक बदलाव ला दे, ये बहुत मुश्किल काम है। केवल कानून बना देने से या उसका पालन कर देने से अगर ये चीजें व्यवस्थित हो जाती तो कानून तो बहुत पहले से बने हुए थे, बिल्कुल। पर उन कानून को लागू करके वो मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उस पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको अमल में आ जाएंगे क्या? 2015 में कुछ दिखेगा? बिल्कुल दिखाई देगा। ये योजनाएं बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं, मोदी जी के एजेंडे के अंदर टॉप प्रायोरिटी पर यह रखा हुआ एजेंडा है कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी, गुजरात वाला माहौल कब आएगा दिल्ली में? ये अरे साहब, आप इंतजार करिए। मैंने आपसे कहा कि सब लोग मिलकर के उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। कड़े कानून बन रहे हैं, लागू हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन के अंदर नहीं तैयार होता है, चीजें बन रही हैं। आपको 2015 में चीजें दिखाई देंगी। सबसे एक और अहम जो मुद्दा है चंद्रशेखर जी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कैसे निपटेगी सरकार, क्या रणनीति बन रही है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या हालात हैं, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बिल्कुल, आंतरिक सुरक्षा पूरे देश की हम बात करते हैं कि जिस तरह के हालात में है। सबसे बड़ी बात, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो पिछले कुछ समय में जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देश की जनता ही नहीं बल्कि विश्व में इसका नाम हुआ है मोदी जी का कि आज कहीं ना कहीं, अब मेरी पूरी बात सुन लेना, कहीं किसी के संग जोड़ने की बात मत करना। ये एहसास हुआ जिस तरह से हमने टेरर को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, यूनाइटेड नेशन से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, हर जगह हमने अपनी बात को मजबूती से रखा है और न केवल रखा है बल्कि कड़ाई से उसका पालन किया है। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपको, चाहे वो हाफिज सईद का मामला रहा हो या लखवी का मामला रहा हो, हम लोगों ने मजबूती से उठाया है। और जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा को खतरा हमारे पड़ोसी राज्यों से होता था, पड़ोसी देशों से होता था, उसको कहीं ना कहीं नकेल लगाने में कामयाब रही है सरकार। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कई चीजें अब नए तरीके से बन रही हैं सरकार की प्रायोरिटी में। ये मैंने जैसे आपने कहा महिला सुरक्षा वाला मामला है, ये देश की सुरक्षा बहुत मायने रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के नागरिकों के अंदर जो ये मजबूती आई है अंदर से, वो कहीं ना कहीं, जबकि सरकार में जैसे हमने स्वच्छता अभियान की बात करी, सबको जोड़ने की बात करी, ऐसी आंतरिक सुरक्षा की बात हम जब करते हैं कि सब अगर अलर्ट रहते हैं तो निश्चित रूप से हम, जो हमारा सपना है कि इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इफेक्टेड ना हो, वो कहीं ना कहीं सरकार और जनता मिलकर के इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है दुष्यंत जी।
देखिए, जो चंद्रशेखर राय साहब बोल रहे हैं वो बात तो बिल्कुल धारा के बिल्कुल विपरीत बात बोल रहे हैं। जो पहली बार देश में ऐसा हुआ, ये कौन सी आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं? पहली बार देश में ऐसा हुआ कि लोग 40,000 लोग इवैक्यूएट किए गए सीमा से, और वो देश वहाँ से पहले कभी लोग हटे नहीं। उनके कहीं किसी के छाती में गोली लगी, किसी के लेग में लगी, किसी कहीं लगी, तो 40,000 लोग हटाए गए। उसमें कौन सी आंतरिक सुरक्षा ये लोग कर पाए, जिसका इन्होंने सबसे ज़्यादा वादा किया? दूसरे, आप नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों, बोडोलैंड के ऊपर, बोडो लोगों के ऊपर इन्होंने खुद वहाँ गृह मंत्री कह के आए कि हम सेना का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये कौन सी आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अपने देश में अपने ही लोगों के खिलाफ अगर आप सेना इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दूसरी फोर्स नहीं है? क्या दूसरे से कंसर्न की बात नहीं है? आप सरकार कांग्रेस की बैठी है, आईबी की रिपोर्ट है, वहां दिया गया है, आप हैरानी की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप शोर ना करिए, बात को सुन लीजिए। मैं तो सबसे, अगर आप पूरा निकाले ना इसको, सबसे ज्यादा आधे घंटे आप ही बोले, बात को बोला ही नहीं है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, इस बात को देखिए, आसाम में हमारी सरकार है, फिर वहां अगर वहां स्टेट गवर्नमेंट ही सब करने में सक्षम हो रही थी तो होम मिनिस्टर क्यों गए थे? केंद्र सरकार ने क्यों अपने संज्ञान में बात ली? मैं जवाब देता हूं। वो बात उनके कंट्रोल में नहीं थी और उसके लिए उन्होंने सहायता मांगी थी। वहां दूसरी फोर्सेज भी हैं जो अर्धसैनिक बल हैं, उनसे भी काम हो सकता था। और ये प्रश्न उठा था कि अपने देश के लोगों के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल। नहीं दुष्यंत जी, शायद आप अपडेट नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं दूंगा नहीं तो आप देंगे तो लगेगा कि बात जो के बोल रहे हैं। आईबी जो सेंट्रलाइज है वो काम करती है स्टेट के अंदर, और वो कंसर्न स्टेट को बताती है कि साहब आपके यहाँ ये थ्रेट परसेप्शन है, आप इसको ठीक करिए। बाकायदा सरकार ने माना है कि हमको टाइमली बोल दिया गया था, पर वो दूरी इतनी ज्यादा था कि हम वहां मदद नहीं पहुंचा पाए। ये चीफ मिनिस्टर का बयान है, मुझे मालूम है। सब दूसरा बयान, जिस समय ये घटना हुई है, घटना के 15 मिनट बाद वहां सभी चैनल मौजूद थे जिन्होंने कड़े शब्दों में भर्त्सना करी है कि ये सरकार का स्थिति ऐसी है कि यहाँ ये बचा सकती थी 72 लोग। इतने सुकून से मैं पूरी बात करूं, इतने सुकून से मेरी बात, अगर मैं पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 3 इंटेलिजेंस है, आपने 2 ही की बात करी। आपको पूरी बात, आर्मी की इंटेलिजेंस भी है, और उस आर्मी जो आर्मी इंटेलिजेंस देती है। मेरा प्रश्न ये नहीं है, आप उसे टिल्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप उसे टिल्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उस विषय को। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वहां जब दूसरा समाधान मौजूद था, क्या आपने दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या वहां की स्टेट को आपने कॉन्फिडेंस में लिया? क्या दूसरे दलों को उसमें लिया? और आप अपने देश के लोगों के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल। आइए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको मुझे पता है जो आप पूरी बात आप पता नहीं आना चाहते। दुष्यंत जी, अब ठीक है, आपने अपनी बात कही, मैं पूरी बात का जवाब ले लीजिए। मैं आपको पूरी बात करूं तो दुष्यंत जी आप मुझे बात बोलना, मैं आपको बात बता रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश, थोड़ा नहीं, मैं समझूंगा ये विषय, जरा विषय आप शब्द वापस लो, आप समझो बात को, आप झूठ बात मत कहो देश के सामने। पूरी बात ये मुद्दा ऐसा है, आप जरा समझिए। वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया केंद्र सरकार की ओर से, उसमें कामयाबी मिली है, और जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं, वहां से लोग अब जो शरणार्थी है वो अपने घरों में लौटने लगे हैं। तो नहीं, वो आप माने ना शरणार्थी हुए थे, तो वो सरकार जो है, सरकार को आनंद फानन में इतनी जल्दबाजी क्या थी? ऐसी कोई जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहा था, पूरी बात आप जवाब दे लो। मैंने कहा राज्य सरकार को इसकी जानकारी थी, और चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा अपनी बात में कहा है कि हमको जानकारी थी, हम समय पर नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने न तो केंद्र सरकार को कहीं दोष दिया, न उन्होंने किसी राज्य सरकार के बारे में बोला है। मैंने आपको कहा कि मीडिया वहां पहुंची। अब बात आती है केंद्र सरकार का दखल कैसे हुआ, क्योंकि वो एक राज्य ऐसा राज्य है जहां से बॉर्डर बहुत लगता है, और वहां पर बांग्लादेश के बहुत से ऐसे आतंकवादी घुस रहे हैं जिसको हमारी अपने लोगों के बीच में घुस करके मारने की बात कर रहे हैं जी। आपको एक चीज बता दूं, ये सेना नहीं, पूरे देश भर में ये लागू है कि कहीं भी सेना अपने लोगों पे हथियार नहीं उठाएगी, ये मैं बात को जानता हूं। और वहां पर भी जो ये कार्रवाई हुई है, वो सेना ने कहीं भी अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर ये ऐसी बात होती तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी सेना लगकर काम कर रही होती, और ऐसे ही झारखंड के अंदर लगी होती है, पर वो बॉर्डर की सेना थी, और वहां पर कहीं ना कहीं ये हालात ऐसे बन गए थे जिसका रिजल्ट आया। और वहां पर राजनाथ जी का बयान भी था कि अगर इस तरह से, जिस तरह से लोग घुस रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो असंतोष भी फैलेगा और जनता मारी जाएगी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उसने अपना यही दायित्व निभाया, और वहां पर जो भी काम हुआ वो केंद्र सरकार के तालमेल के संग हुआ। मैं आपको बता दूं, केंद्र कहीं भी बैठ करके सीधा कहीं दखल नहीं दे सकता। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, वहां के लोकल पुलिस है, डिप्लॉयमेंट है, वो सब। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, केंद्र का कोई भी अर्धसैनिक बल यहां से जाता है, उसकी डिप्लॉयमेंट जो होती है वो केंद्र सरकार नहीं करती है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी होम करता है। आंतरिक सुरक्षा का, जिस पर वाकई में सरकार को गंभीर से सोचना होगा, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से अब तक कोशिशें आई हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कामयाबी नहीं मिली है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से
जो हालात बने हुए हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर, संजीव जी, जिस तरीके से देखा जाए कि वैश्विक स्तर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं सुधार के लिए, अच्छे प्रयासों के लिए, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए अब ये कर रहे हैं, अब इसका नतीजा अभी भी ओबामा जी को 26 जनवरी में शायद चीफ गेस्ट बन रहे हैं, तो अब ये देखना है कि क्या ये दिखाते हैं, तो पता चलेगा। वही अमेरिका है जो बिल्कुल गंवारा नहीं था कि मोदी जी बिल्कुल उनको गंवारा नहीं था, वो कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो तो पता चलेगा कि किस तरीके का ये इनका कोऑपरेशन है, उनके सहयोग से ये क्या जो है भारत के लिए जो कुछ कर पाते हैं, कितना होता है। अभी तक तो ठीक है, गए मुलाकात करके आए, अच्छी बात है। बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है? तालमेल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत मतलब शुरुआत तो है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। मैं समझता हूँ दुष्यंत जी से इस विषय में पूछिए, तो फिर मैं बोलूंगा तो अच्छा रहेगा। जी दुष्यंत जी, आप अपनी राय दे दीजिए इस पर। तो मुझे प्रश्न बताइए। प्रश्न जी ये है कि जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो ठीक है कोशिश? देखिए, कोशिश जो प्राइम मिनिस्टर है वो इधर उधर घूमने का उनका शौक है, उसको वो पूरा कर रहे हैं, बाकी वो कहीं कुछ ला थोड़ी रहे हैं। शौक के तौर पर आप बताइए, आप 100 करोड़ का वादा किया अमेरिका में जाके कि 100 करोड़ डॉलर लाएंगे और 3.5 करोड़ आया अब तक, तो आप ऐसी तो जो तालमेल है, कौन सी तालमेल है? अमेरिका देश को कहीं कंट्री अगर आज इस तरीके से बात सुनने के लिए तैयार है, इतना वेलकम किया गया, ओबामा खुद भारत आ रहे हैं, तो ये शौक है क्या? ऐसा है विपिनेश जी, ओबामा पहले भी भारत आए हैं और हमारे को संबंध उनसे खराब नहीं रहे, और वो पहले भी सुनते रहे और धड़ाके से सुनते रहे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, मैडम गांधी का उन्होंने लताड़ दिया था वहां के प्रेसिडेंट। आप पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अमेरिका का क्या रुख था वो आपको पता होगा। वो उनका मामला है, वो उनको सामुदायिक मानते थे, अब उन्होंने कैसे जोड़ तोड़ किया है वो जाने। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो वर्तमान सरकार है हर फ्रंट पे फेल हुई है, आंतरिक सुरक्षा पे फेल है, बाहरी सुरक्षा पे फेल है, महंगाई पे फेल है, काले धन पे फेल है, और बस खाली कहना जुबानी जुमा खर्चे करने में जीरो। और ये सब अंदाजा आपने 7 महीने में लगा लिया? 7 महीने का ही अंदाजा है, ठीक है। अब तक 7 महीने का ये जीरो रिजल्ट है, उसके आगे क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्या कहेंगे आप? दुष्यंत जी ने जितनी बातें कही, मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं उम्मीद करूंगा कि 2 मिनट मेरी बात सुनिए। उसमें मैंने जितने समय में बोली, अगर इतने में बोल रहे बिल्कुल तो ऐसा मैं आज से मैं यहाँ बैठा छोड़ दूंगा। सुनिए मेरी बात को, आप तो आधा घंटे भाषण कर रहे हैं, पूरी बात सुनिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें नहीं मिलती है। मैं शुरू करूं बोलना? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आप निकालो ना विपिनेश, विपिनेश आप एक काम करो, अपने इसका बात निकाल लेना। आप मुझे अगर कोई नहीं बोलता जब ये बोलते हैं, जब हम बोलते हैं सारे बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ही करती हैं। अगर मुझे 2 लोगों का जवाब देना है तो मुझे समय थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। नहीं साहब, कोई क्यों जवाब दे रहा है, आप तो सुप्रीम है। ठीक है। देखिए, जब से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लोगों का विश्वास आया है। हमारे पास इन्वेस्टर नहीं आते थे पहले की सरकारों में, अगर आपने देखा हो। ये लीजिए, अब मैं पूरी बात कर रहा हूं। देखिए, वैश्विक आपने कहा कि जिस तरह से रिसेशन आया हुआ है, उस रिसेशन के बावजूद चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने अरबों खरब डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की योजना रखी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में पैसा 1039 कंपनियां विदेशी देश में काम कर रही हैं। बात सुनिए पूरी, अब दूसरी कोई बात नहीं है। अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम बनेगा? आप बात नहीं सुनेंगे तो कैसे? सुन तो रहा हूँ, दूसरी बात आपको 1039 कंपनियां विदेशी ऐसी स्थिति में काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में आप मेरी बात सुनिए, ऐसी स्थिति में अगर हिंदुस्तान में कोई पैसा लगाना जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हिंदुस्तान के लिए एक गुड न्यूज है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, विदेशी मुद्रा भंडार की बात हम जो कहते हैं, आज ये 7 महीने में है नहीं रिसेशन में बात हो रही तो बात होगी ना। विदेशी मुद्रा भंडार 100 करोड़ 4 गुना वादा किया प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से, 3.5 करोड़ रुपए अब तक आया। दुष्यंत जी को मैं जानकारी दे दूं, आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको पूरी बात नहीं है जानकारी, लेकिन आपको जानकारी है, मैं आपको प्रश्न 4 गुना बढ़ा है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये एक अच्छी पहल है हिंदुस्तान के अंदर कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिस तरह से हम लोग काम करने की योजना बना रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे विश्वास बना है, और जब हिंदुस्तान के बाहर पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का टाइम है, ऐसी स्थिति में यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो ये एक माहौल क्रिएट हुआ और काम होना शुरू हो गया। रिसेशन के माहौल में भारत की अर्थव्यवस्था बड़े मुस्तैदी के साथ खड़ी। मैंने आपसे कहा पिछले 7 दिन 4 गुना बना। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का विश्वास, दुनिया के लोगों का विश्वास है। हाँ, आप लोगों ने विश्वास को गुमराह किया, उसका अब 7 महीने में, अगर मैं 7 महीने की बात करता हूं तो विपिनेश जी कहती हैं आप 7 महीने में ऐसा मांग रहे हैं, तो आप लोग अपना एनालिसिस करते तो कर दीजिए। दुष्यंत जी, अगर ऐसा होता तो आप सत्ता से बाहर नहीं होते। नहीं, ये हम हमारा जो मुद्दा था, देखिए कोई ना कोई बात, ये हम कमेंट का समय है,
ये देश की जनता को गुमराह करने में नाकामयाब हुए, ऐसे सपने दिखाए जिन्हें पूरा कर नहीं सकते और अब वो बाहर आ रहे हैं। एक लाइन में आखिरी कमेंट का वक्त है। दुष्यंत जी, आप सरकार के विकास मॉडल को 2015 में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जब तक ये हमारे जितने कार्यक्रम हैं उनको रीपैकेजिंग करेंगे तो जनता इसको देख रही है, तो सारे कांग्रेस के कार्यक्रम है। दूसरा एक और बात, ये अगर झूठ बोलेंगे, जो कह के आए अगर उसको डिलीवर नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, जनता को जवाब नहीं देंगे, तो इनका वही हश्र होगा आने वाले समय में जो हमने झेला था। एक ही सिक्के के दो पहलू, पहले हेड था अब टेल हो गया, ये इस तरीके का कुछ नहीं बदला है, जैसे पहले था वैसा ही अभी है। हाँ, थोड़ा सा कोशिश की है कुछ नहीं जादू दिखाने का, जादू की कोशिश की है, जादू चल रहा है और जादू जो है अभी अगले महीने खत्म हो जाएगा ये जादू दिल्ली में। 2015 में निश्चित रूप से भारत अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और ये बुलंदियों को छुएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने दुष्यंत भाई ने सुना नहीं, मैंने कहा मुद्रा जो हमारा विदेशी मुद्रा बंधन है वो 4 गुना बना है और वो केवल सरकार की वजह से बना। देखना होगा, नया साल है, चुनौतियां ढेर सारी हैं, किस तरीके से सरकार इन चुनौतियों से पार पा पाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ न्यूज लाइव में अभी इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।